अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। जब तक इंसान किसी चीज़ से खुद ना गुजरे उसे इस चीज़ की हकीकत समझ नहीं आती। उसे सब एक मजाक सा लगता है जिसे वो कभी संजीदगी से नहीं सुनता, ना ही उस पर गौर करता है। मैंने एक बार नहीं कहीं सुना था कि ज़िना एक ऐसा कर्ज है जो आप पर लौट कर ज़रूर आता है। ये जुमला दिल दहला देने को काफ़ी था, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ इस जुमले पर इस्तेज़ाइया हंसा था। मेरा मानना था हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। किसी के किए की गुनाह की सज़ा अल्लाह दूसरे को नहीं देता। क्योंकि जब मैं हंसा था तब मैं इस गुनाह को करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैं पेशा से डॉक्टर था। दिन में कई औरतें लड़कियां मेरे पास आती थी, मगर एक लड़की ने मुझे इतना पागल किया था कि मैं उसके साथ जिना जैसे फेल का मर्तकब हुआ था। और फिर मैंने इसकी इतनी बड़ी सज़ा झेली कि अब पछतावा मुझे दीमक की तरह चाट रहा था। ना मैं जिंदा लगता हूँ, ना ही मुझे मौत आती है। मैं इस वक्त अपनी एनेक क्लिनिक में अकेला बैठा हुआ था। पूरा दिन मरीजों का इलाज और मुआयना करने में मुझे थकन हो जाती थी। इसलिए मैंने दोपहर के वक्त 2 घंटे ऐसे रखे थे जिनमें मैं बिल्कुल फ्री बैठता था, किसी मरीज का चेकअप नहीं करता था। इस रोज भी दोपहर का वक्त था। मैं मुतमिन बैठा था कि अब कोई मरीज नहीं आएगा, मगर अचानक एक लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं उसे देखकर ठठक गया। डॉक्टर साहब, मुझे पहले चंद रोज से मुसलसल बुखार रहता है। हर दवा कर ली मगर आराम नहीं आ रहा। मुझे सख्त तकलीफ में मैं हूँ। बाहर खड़े लड़के ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं यहाँ बार बार आ भी नहीं सकती। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो लड़की हाँफते हुए मेरे सामने बैठकर निहायत कमजोर नकाहत भरी आवाज में मुझे अपनी हालत बता रही थी, जबकि मैं तो यकटक उसका चेहरा देखने में महब था। मैं इसी वक्त खाना खाकर फारिग हुआ था जब वो लड़की मेरे पास आई, इसलिए मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला। अपनी हालत बताते हुए बार बार वो अपनी आंखों में आता पानी साफ कर रही थी। बुखार और कमजोरी की हालत में भी उसका चेहरा इतना पुरकशिश लग रहा था कि मेरे लिए नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था अल्लाह ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। उसकी सफेद रंगत सुर्ख हो रही थी। उसके लिए शायद बैठना भी मुहाल था। कहने लगी, मुझे कभी जिंदगी में इतना बुखार नहीं हुआ। अगर कभी थोड़ी बहुत गर्माइश हो भी जाए, मैं घर में रखी दवा ले लेती हूँ तो आराम आ जाता है, मगर पहली बार ये बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। वो बोलते बोलते आहिस्तगी से खांसने लगी। मैंने बामुश्किल नजर हटाई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपना बाजू दो, मैं नब्ज चेक करता हूँ, फिर बताऊंगा। हालांकि मैं हमेशा बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करता था, मरीज से हालत लेता था और फिर दवा देता था, मगर पहली बार इस लड़की को देखते हुए मैंने नब्ज चेक करने का कहा था। इस लड़की ने अपनी कलाई आगे कर दी। मैंने उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। नब्ज चेक करने का तो बहाना था, मैं तो उसे छूना चाहता था। वो मेरे हाथ में अपना बाजू दिए खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उसे तेज बुखार ने निढाल किया हुआ था। वो होश में नहीं थी और मैं इसी बात का फायदा ले रहा था। मैंने उसकी नब्ज चेक करने के बहाने मजबूती से उसका बाजू थाम लिया। उसे समझाया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर ये बुखार सर चढ़ जाता तो बहुत नुकसानदेह होता, लेकिन फिक्र मत करो, दवा खाने से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं उसे उसकी हालत बताते हुए जानबूझकर लंबी चौड़ी हिदायत दे रहा था। मेरी तवज्जो उसकी नब्ज की बजाय उसके चेहरे पर थी। उसका बाजू पकड़े मैं शौक से उसे देख रहा था। बगैर चेक किए मैं बात से बात बनाता उसका बाजू अपने हाथ में ही थाम कर बैठा रहा। वो लड़की भी शायद बुखार की शिद्दत की वजह से बेखबर सी बैठी थी। कहने लगी, मेरा दिमाग साकिन रहने लगा है। सारा दिन निढाल सी पड़ी रहती हूँ। कभी आराम आ जाता है, कभी फिर से तेज बुखार हो जाता है। दवा खा खा कर अब मैदा हजम कर भी नहीं पाता कुछ। पेट में अजीब सा दर्द महसूस होता रहता है। वो अपनी कैफियत से परेशान थी, वरना लड़कियां नजरें और मर्द का लम्स महसूस कर लेती हैं कि कैसी नीयत है। मैं कब से उसके बाजू को अपने हाथ में दबाए बैठा था, उसे बार बार छू रहा था, मगर वो लड़की अपनी हालत का बताती रही। उसने मुझे देखा तो मैंने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, बुखार वाकई बहुत ज्यादा है। घर में पड़ी दवाएं खाने की बजाय चेकअप करवा लेना चाहिए था। मैंने कहा, बुखार की तपिश को कम करना होगा ताकि बुखार सर पर ना चढ़े। मैं हिदायत देते हुए दवा लिख रहा था, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था इस लड़की की निढाल हालत का फायदा उठाऊं और दिल खोल कर लुत्फ लूं। मैं चाहे हद से भी गुजर जाता, वो लड़की रोक ना पाती, क्योंकि वो इस वक्त बहुत लागर हो रही थी। मज़ाहमत करना उसके बस में नहीं था। मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं अकेले कमरे में ही इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि क्लिनिक खाली होने के बावजूद बाहर कंपाउंडर मौजूद था। वो मुझसे पर्ची लेने लगी तो मैंने बहाने से उसका हाथ पकड़कर दबाया और उससे कहा, दवा के लिए किसी और मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बाहर कंपाउंडर बैठा है, उससे ले लेना। वो सर हिलाकर शुक्रिया अदा करने लगी। फिर मुझे फीस अदा करते हुए वो चादर संभालती उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, तुम कैसे घर जाओ?
इस हालत में तुम्हारा अकेले सफर करना मुश्किल होगा। मैं हैरान था, बीमारी से नीम बेहोश सी होती वो लड़की अकेली क्लिनिक पर आई थी। उसने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगी। मेरा घर यहीं करीब में ही 2 गली छोड़कर है। मैं अपने साथ किसी को नहीं लाई। यहाँ से रिक्शा पकड़कर घर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया, इसकी हालत का फायदा कोई भी उठा सकता था। अभी मैं मजीद बात करता कि चंद मरीज औरतें वहां आ गई। इन औरतों को देखते हुए मैंने पेशावराना अंदाज में इस लड़की से कहा, बुखार को आराम आ जाएगा, तब भी 2 दिन बाद मुझे हालत बताना बहुत जरूरी है, वरना ये बुखार खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। मेरी बात पर लड़की घबरा गई, फिर बोली, ठीक है डॉक्टर साहब। वो वहां से चली गई। मैं मुतमईन हो गया कि लड़की दोबारा भी आएगी। दूसरी मरीज औरतों को चेक करने लगा, मगर मेरे दिमाग में इस लड़की का ख्याल ही नहीं आ जा रहा था। इसकी कलाई थाम कर मेरे अंदर लालच भरने लगा था। लड़की अकेली भी थी, उसके साथ कोई आता भी नहीं था। न जाने घर से अकेली कैसे आ जाती थी। जवान औलाद को माँ बाप यहाँ तक अकेले कैसे भेज देते थे। लेकिन जो भी था, इस लड़की को बहुत आसानी से काबू कर सकता था मैं। मेरे अंदर बेचैनी भरती जा रही थी। 2 दिन बाद वो लड़की फिर से मेरे पास चेकअप के लिए आई, तो वो अभी भी बुखार की हालत में थी। मुझे बताने लगी, डॉक्टर साहब, आपने जो दवा मुझे दी थी, वो खाने से मुझे आराम तो आ गया था, लेकिन फिर अगले ही रोज वैसे ही बुखार की शिकायत होने लगी। मैंने उस लड़की का चेकअप किया, उसे मलेरिया हो रहा था। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। उसका मुस्तकिल इलाज करने के बजाय मैं अपनी लालच में अंधा हो रहा था। उसे वक्ती दवा देकर चेकअप के लिए फिर कुछ देर अपने पास बिठाए हिदायत देता रहा। वो बहुत परेशान थी। मैं उसकी नब्ज चेक करने के बहाने उसे छूता रहा, मगर वो अपनी फिक्र में थी। इस रोज क्लिनिक पर दूसरे मरीज भी मौजूद थे। मेरे पास वैसे तो जब भी मरीज चेकअप करवाने आते, कमरे में 3-4 मरीज एक साथ बुला लेता और इन्हें तेजी से चेकअप कर देता। मगर जब से वो लड़की आने लगी थी, मैं उसे कमरे में बुलाकर किसी दूसरे को आने नहीं देता था। बुखार की कैफियत में बेचैन सी बैठी रहती थी और मैं उसे चेक करने के बहाने छूते हुए तस्कीन हासिल करता रहता था। मैं उस लड़की का फायदा उठाना चाहता था, मगर मौका नहीं मिल रहा था। इस बार भी मैंने उसे ऐसी दवा दी जिससे उसे वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता, मगर वो बुखार से मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकती थी। लड़की खामोशी से उठकर चली गई। वो बहुत मजबूरी का शिकार थी। उसके साथ कभी कोई नहीं आता था। बुखार की हालत में बहुत मुश्किल से क्लिनिक में आती थी और मैं इस मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैं 3-4 बार मैंने वही हरकत दोहराई। मैं जानता था ज्यादा वक्त वो लड़की मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अगर इसकी वही कैफियत रहती तो जाहिर है उसके घर वाले उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाते। कोई तो खबर रखता ही उससे पहले। मैं उससे तलब पूरी करना चाहता था। एक रोज वो लड़की इसी तरह बुखार की कैफियत में मेरे पास आई तो बहुत बेजारी से बोली, अब तो मेरे घर वाले मुझसे नाराज होने लगे हैं। मेरे इलाज पर इतना पैसा लग रहा है, मगर मैं ठीक नहीं हो पा रही। आपकी दवा लेकर मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता। वो लड़की अपनी अब हालत से थक गई थी। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, आखिर मेरे साथ क्या मसला हो रहा है? लड़की घबरा कर मुझसे पूछ रही थी। खुशकिस्मती से इस रोज भी क्लिनिक पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारा तफसीली मुआयना करता हूँ और तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें आराम आ जाए। मैंने तुम्हारा मसला जान लिया है। लड़की सोच में मुब्तला थी। उसे खौफ था उसे कोई संजीदा मसला हो रहा है। मैं जल्दी से उठा और बाहर निकलकर कंपाउंडर से कहा कि तुम्हें बाजार से जो सामान लाना था वो अभी ले आओ और बाहर नोट लगा जाओ कि क्लिनिक फिलहाल 1-2 घंटे के लिए बंद रहेगी। कंपाउंडर हैरत से मुझे देखने लगा। वो हैरत से बोला, डॉक्टर साहब, इस मरीजा का क्या करूं जो भी आपको दिखाने के लिए अंदर गई है? मैंने कहा, इसका चेकअप मैं कर चुका हूँ, वो अभी चली जाएगी। मुझे कुछ देर के लिए आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहाना बनाकर फरागत चाह रहा था। कंपाउंडर सर हिलाकर इसी वक्त पैसे लेता बाजार चला गया। उसने एहतियातन दरवाजा बंद करके बाहर नोट भी लगा दिया था कि क्लिनिक 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। मैं मुतमईन हो गया। कंपाउंडर के जाते ही मैंने क्लिनिक को अंदर से लॉक लगाया और अंदर जाकर बैठ गया। लड़की इस बात से बेखबर थी कि इस वक्त इस बड़े से क्लिनिक में उसके और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है। वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे दरख्वास्त करने लगी कि अब इस बार मुझे अच्छी दवा दीजिएगा ताकि मुझे आराम आ जाए। मैंने कहा, इस बार अच्छी दवा ही दूंगा, जल्दी आराम आ जाएगा। मैंने नशे का इंजेक्शन पहले तैयार कर रखा था। इस लड़की को इंजेक्शन लगाकर मैं इत्मीनान से कागज और कलम लेकर बैठ गया और लड़की चादर दुरुस्त करते हुए मुझे अपने बारे में बताने लगी। कुछ देर गुजरी तो इंजेक्शन का असर होने लगा। उसका सर चकराया तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने परेशानी से मुझे देखा, बोली, डॉक्टर साहब, कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे लिए यहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया है। मैंने उसे एक साइड पर पड़ी स्ट्रेचर पर लेटने का कहा तो वो गड़बड़ा गई। बोली, मैं घर जाकर आराम कर लूंगी। मैंने कहा, कुछ देर के लिए यहाँ बैठ कर जाओ, आराम कर आ जाए तो फिर घर चली जाना। तुम्हारा बुखार बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मेरी जिद पर वो हिचकिचाकर स्ट्रेचर पर बैठ गई, मगर लेटने से कतरा रही थी। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं। मुसलसल बोलते हुए मैं पर्ची पर दवाएं लिखने लगा। मैं उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की कुछ देर के बाद सर थामकर स्ट्रेचर पर नींद दराज हुई और अगले चंद लम्हों में वो बेहोशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। मैंने मौके से फायदा उठाया और बेहोश पड़ी इस हसीन लड़की की चादर उतार ली। मैं मुतमईन था मुझे वहां रोकने वाला कोई नहीं था। मुझे ये खौफ भी नहीं रहा कि अल्लाह देख रहा है। बुखार से तपती इस लड़की को
खबर ही नहीं थी और मैं इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाता इसकी इज़्ज़त तार-तार करने लगा। जब तक कंपाउंडर क्लिनिक से बाहर रहा, मैंने बिला खौफ़ व ख़तर इस लड़की को इस्तेमाल किया। वो बहुत दिलकशिश लड़की थी, वो जवान थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के हुस्न ने मुझे इस गुनाह पर उकसाया था। मैं पागल होने लगा, मेरी अकल नाकारा हो चुकी थी। मुझ पर इस वक़्त सिर्फ़ अपनी जिनसी तस्कीन सवार थी। मैंने अपनी ख़्वाहिश दिल खोल कर पूरी की थी। घंटे बाद जब कंपाउंडर लौटा, तो मैं इस लड़की का हुलिया ठीक करके अपनी सीट पर बैठ चुका था। कंपाउंडर बाहर बैठ गया, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि लड़की मेरे कमरे में मौजूद है। दरवाज़ा खुला तो कुछ देर बाद मरीज़ भी आने लगे। लड़की भी स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मैंने उसकी स्याह चादर उस पर फैलाई हुई थी। जब बहुत देर बाद लड़की को होश आया तो मेरे पास मरीज़ आए हुए थे। वो घबरा कर उठी। क्लिनिक में सो जाने पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। अभी उसका नशा पूरी तरह से उतरा नहीं था। इसलिए मुझसे समझ ही नहीं पाई कि मैं उसके साथ क्या ज़्यादती कर चुका हूँ। मैंने उसे पर्ची पकड़ाई तो फ़ीस अदा करके वो क्लिनिक में चली गई। जाते हुए उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैं अनजान बना बैठा रहा। मगर अगले रोज़ अचानक वो लड़की मेरी क्लिनिक में आई तो वो ठटक गया। इस रोज़ भी वो लड़की दोपहर के वक़्त आई थी। इस दौरान क्लिनिक खाली होता था। वहाँ कोई रश नहीं था। वो कमरे में आकर रोते हुए मुझसे लड़ने लगी। बोली, "कल तुमने मुझे बेहोश करके ज़्यादती का निशाना बनाया। तुम डॉक्टर नहीं लुटेरे हो, हवस परस्त हो। अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे?" वो चीख-चीख कर रो रही थी। कहने लगी, ज़ालिम इंसान! मैं पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी। अब मेरे घर वाले मुझसे सवाल करते हैं। मेरा बाप मुझसे पूछता है कि इलाज के नाम पर मैं किस मर्द से मुलाकात करती रही। मेरी सौतेली माँ मुझे बदकिरदार कहकर मुझे घर से निकाल चुकी है। वो तड़प कर रो रही थी, मुझे बुरा भला कह रही थी। उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लग रहा था। वो कमज़ोर लड़की बुरी तरह काँप रही थी। मैं भड़क गया, उल्टा उस पर चढ़ दौड़ा। मैंने कहा, "जाकर पता करो तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं तो यहाँ इलाज के लिए बैठा हूँ। मेरे पास दिन में कई लोग आते हैं। मैं भला तुम्हारी इज़्ज़त पर और क्यों वार करूँगा?" मैंने मुकरने की कोशिश की, मगर जिस पर गुज़री थी उसे बखूबी अंदाज़ा था कि उसके साथ क्या हुआ। एक रोज़ पहले तो वो होश में नहीं थी, इसलिए जल्दी चली गई थी। मगर अब उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आया था। रोते हुए मुझे बद्दुआएँ देने लगी। कहने लगी, "मेरी अल्लाह से दुआ है तुम्हें भी ये दिन दिखाए। तुम्हारी भी कोई बहन-बेटी होगी, उसे अपने गुनाह से भाग नहीं सकोगे। तुमने मेरी मजबूरी और अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है। तुमने जानबूझकर मुझे ऐसी दवाएँ दी कि मैं कभी ठीक ना हो पाती। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी।" वो मुझे बद्दुआएँ देती रोते हुए वहाँ से चली गई। इस लड़की के साथ गुनाह करने के बाद मेरा ज़मीर नहीं जागा था। मेरी कोई बहन नहीं थी, कोई बीवी नहीं थी। जवान था, मगर इसकी बद्दुआएँ सुनकर पहली बार मुझे एक लम्हे के लिए खौफ़-सा महसूस हुआ था। मैं परेशान हो गया। मैंने इस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया था। उसके साथ ज़बरदस्ती करके मैंने उसे मुश्किल में डाल दिया था। न जाने इसके घर में अब क्या हालात चल रहे थे। मैं कुछ जान नहीं पाया था। पता नहीं इसके घर वालों ने इसे कबूल किया होगा या नहीं। वो दोबारा लड़की कभी मेरी क्लिनिक पर नहीं आई थी। ना मैं उसके घर का पता जानता था। कुछ दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस होती रही, फिर मैं नॉर्मल होने लगा। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। मसरूफ़ियात ने मुझे मज़ीद किसी बात पर अफ़सरदा होने की मोहलत ना दी। इस वाक़ये को ज्यों-ज्यों दिन गुज़रते जा रहे थे, मैं भी सब भूलता गया, क्योंकि मैं हवस परस्त या ज़ानी मर्द नहीं था। इस लड़की से पहले और इसके बाद मैंने दोबारा कभी किसी मरीज़ के साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। सिर्फ़ वही लड़की थी जिसके हुस्न की तपिश से मैं पिघल गया था। मेरा दिल मुतमईन हो गया कि एक बार गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा। जल्द मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी बीवी के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने लगा। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और वफ़ादार औरत थी। बीवी की संगत में मुझे वैसे भी सब भूल गया था। मुझे कभी दोबारा इस लड़की का ख़्याल तक नहीं आया था। मगर शादी के 23 साल मज़े से गुज़ारने के बाद पहली बार मुझे वो लड़की तब याद आई जब एक रोज़ मेरी बेटी अपनी शादी के दूसरे ही महीने रोती-तड़पती घर पहुँची थी। वो इतनी बदहाल थी कि चंद कदम चलकर लड़खड़ा गई। उसका खूबसूरत चेहरा आँसुओं से तर था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल पर चोट महसूस हुई थी। मेरी बीवी और मैं तड़प कर अपनी बेटी को सीने से लगा गए थे। घर के बाहर टैक्सी वाला मौजूद था, उसे किराया तक नहीं दिया गया था। टैक्सी को पैसे देकर रवाना करते हुए मैं परेशान होने लगा। मेरी बेटी शादी के बाद ठाट-बाट से अपने शौहर के साथ गाड़ी पर आती थी। पहली बार वो टैक्सी लेकर आई, वो भी इस हालत में कि होश में ही नहीं थी। न जाने उसके साथ क्या हुआ था। वो हमारी इकलौती बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीज थी। उसकी ये हालत किसने की थी? मैं घबरा गया। बेटी से बार-बार सवाल करने लगा, मगर मेरी बेटी मुसलसल रोती जा रही थी। वो कुछ बोलने या बताने की हालत में ही नहीं थी। उसे संभाल कर मैंने सोफे पर बिठाया, तो वो रोती, हाँफती-काँपती बेहोश हो गई थी। मेरी बीवी और मैं बुरी तरह घबरा गए। मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस वक़्त मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरा दिमाग खाली होने लगा। मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसको कोई सदमा पहुँचा है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। मैं हक्का-बक्का रह गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? मेरी बेटी इस हाल को पहुँच गई थी। मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा। अभी 2 माह पहले मैंने निहायत धूम-धाम से अपनी इकलौती बेटी की शादी की थी। वो बहुत मासूम और खूबसूरत थी। उसका बहुत बड़े घर में रिश्ता हुआ था। मेरा दामाद बहुत खूबरू और पढ़ा-लिखा लड़का था। इस लड़के ने खुद मेरी बेटी को पसंद करके रिश्ता भेजा था। उसके ससुराल वालों ने भी
शादी में अरमान हर पूरे किए थे। मेरी बेटी इतनी जिंदा दिल और प्यारी थी कि उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता था। वो लोग बहुत मान से मेरी बेटी को रुखसत करवा कर अपने घर ले गए थे। शादी के बाद भी वो वहां पर मुतमईन थी, जैसी हंसती मुस्कुराती हमारे घर में रहती थी। ससुराल वालों ने भी इसे वैसे ही रखा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम सी गुड़िया, जैसी कि जो भी उसे देखता था उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। मैंने भी अपनी बेटी पर तमाम तवज्जो और मोहब्बत लुटाई थी। मैंने उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए थे। मैं उसकी छोटी से छोटी तकलीफ पर तड़प जाता था। मगर शादी के दूसरे ही महीने वो अचानक इस हाल में हमारे घर पहुंची थी, और वो भी अकेली थी। मैं इसी बात पर ठटक रहा था। वो हमेशा अपने शौहर के साथ हमारे घर आती थी। पहली बार वो अकेली आई थी। मेरी बीवी मुसलसल रोती जा रही थी, परेशानी से बार बार अपने बाल नोचती थी। हमारी बेटी को क्या हो गया है? ये इस हाल में क्यों घर आई है? कहीं इसका शौहर से झगड़ा तो नहीं हो रहा? मगर कुछ दिन तक पहले तक तो सब ठीक था। वो सोच सोच कर पागल होने लगी, कहने लगी, मैंने तो कल भी कॉल की थी, तब भी ये बिल्कुल ठीक थी। फिर आज न जाने ऐसा क्या हो गया। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। बेटी की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो चुकी थी। उसे होश नहीं आ रहा था, और 2-3 रोज हम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल ही रहे थे। इन दिनों में दुनिया का होश भुला चुका था। मेरे लिए दुनिया से बढ़कर मेरी बेटी थी। वो बहुत छोटे दिल की मालिक। यकीनन उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे होश आया तो हमारे अटके हुए सांस बहाल हुए थे, मगर वो बिल्कुल चुप चुप सी थी। हम उसे लेकर घर आ गए। मैंने और मेरी बीवी ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की। हमने महसूस किया था कि इस दौरान मैंने अपने दामाद को फ़ोन करके अपनी बेटी की हालत बताई थी। तब भी वो अपनी बीवी को मिलने नहीं आया था। मैं अपनी बेटी से पूछना चाहता था कि उनके दरमियान क्या हुआ था, उसका शौहर अचानक क्यों बदल गया। मगर जब भी पूछता वो रोने लग जाती। मेरी बीवी ने जब मुझे मना किया, कहने लगी, अभी इसे पहले ठीक होने दो, फिर पूछना। मुझे खौफ है कि इसे फिर से कुछ ना हो जाए। मैं भी खामोश हो गया, इंतजार करने लगा। मेरी बेटी खुद मुझे कुछ बताएगी। जिंदगी मामूल पर आ गई। बेटी वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। ना दामाद ने राब्ता किया। एक रोज मैं ठीक से क्लिनिक से लौटा तो अपने कमरे के दरवाजे पर मेरे कदम रुक गए। मेरे कमरे के अंदर से मेरी बेटी रोते हुए मेरी बीवी को खुद पर गुजरी क़यामत का बता रही थी। इसके अल्फाज ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया था। मैं पूरी बात सुनकर दम्बा खुद हो गया था। मेरी बेटी बुरी तरह रो रही थी। उसकी जिंदगी ससुराल में अच्छी थी। शौहर बहुत मोहब्बत करता था। कहने लगी, चंद रोज पहले शौहर के साथ बाजार के रेस्टोरेंट में खाना खाया। जिद करके वहाँ स्पाइसी खाना खा लिया, जिसको खाने के बाद उसकी हालत काफी बिगड़ रही थी। वो शौहर से अपनी हालत छुपा गई, मगर अगले रोज तक उसे मैदे में तकलीफ शुरू हो चुकी थी। उसका शौहर घबरा गया। उसे अस्पताल ले जाना चाहा तो मेरी बेटी ने रोक दिया। उससे कहा कि तुम इत्मीनान से अपने दफ्तर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके अपना चेकअप करवा लूंगी। बेटी के ससुराल में एक फैमिली डॉक्टर हमेशा से आता रहता था। बताने लगी कि जब शादी होकर गई थी, हर बार तबीयत खराब होने पर वही डॉक्टर घर आता था। इस रोज भी मैंने उस डॉक्टर को कॉल कर दी। मेरा शौहर इत्मीनान से चला गया। डॉक्टर घर आया तो मेरी बेटी का चेकअप करते हुए बहाने से उसे पूछने लगा। घर पर इस रोज कोई नहीं था। मेरी बेटी ने उसे बताया कि घर वाले रिश्तेदारों के यहाँ किसी शादी में गए हुए हैं। शौहर को दफ्तर जाना था, इसलिए वो घर पर अकेली है। डॉक्टर ने इत्मीनान से सर हिलाया। उसका चेकअप करके उसे एक दवा दी, जिससे उस पर नशा तारी हो गया और इसका दिमाग सनसनाने लगा। वो रोते हुए बोल रही थी। अचानक डॉक्टर शराफत का लिबादा उतार कर अपनी असलियत जाहिर कर गया। मेरी बेटी को नशे की दवा देकर उसके साथ ज्यादती करने लगा। वो होशो हवास में नहीं थी, मगर नशे की वजह से मजामत नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती रही, मगर वो नहीं रुका और उसकी इज्जत तार तार कर दी। वो बड़ी उम्र का मर्द था। मेरी मासूम सी बेटी को अपने जुल्म का निशाना बनाता रहा और फिर इसी हाल में छोड़कर घर से भाग गया। इस रोज मेरी बेटी का शौहर बीवी की फिक्र में जल्दी घर लौट आया, मगर बीवी को नशे की हालत में पड़े हुए पाया था तो पथरा के रह गया। उसे लगा उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी की किसी के साथ ताल्लुक बनाती है। उसने मेरी बेटी पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस पर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। बोला, मैं तो तुम्हें मासूम समझता था, तुम्हारी शक्ल सूरत का दीवाना हो गया था, तुम्हें इतनी इज्जत और मान दिया, मगर तुम तो इतनी आवारा लड़की निकली कि मौका देखते ही अपने आशिक के साथ मेरे घर में वक्त गुजारने लगी। मेरी बेटी तब होश में नहीं थी। शौहर की बात समझने की कोशिश करती रही, सफाई देना चाहती थी, मगर उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाई। उसका शौहर चीखता चिल्लाता गुस्से में घर से निकल गया। मेरी बेटी का नशा उतरने लगा तो खुद पर गुजरी क़यामत को याद करके वो बुरी तरह रोती रही। रात को देर से उसका शौहर घर आया तो मेरी बेटी ने रोते रोते उसे अपनी कस्में खाकर यकीन दिलाया कि डॉक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती जना किया था। वो उसके साथ नहीं दे रही थी। नशे की दवा भी उसी डॉक्टर ने उसे दी थी, मगर बेटी के शौहर ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे से बोला, वो डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर है, इतनी बड़ी उम्र का है, काफी अरसे से हमारे घर आ रहा है, मेरी बहनों को चेक करने भी आता है। उसने कभी किसी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। इल्जाम लगाने के लिए तुमने बहुत ही गलत इंसान का इंतखाब किया। मैं उसे सालों पहले से जानता हूँ, जबकि तुम्हें तो मेरी जिंदगी में शामिल हुए अभी बमुश्किल 2 ही माह हुए हैं। उसने मेरी बेटी का यकीन नहीं किया था। मेरी बेटी रोती रही, मिन्नतें करती रही, शौहर के आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगती रही, मगर उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि इस वक्त रात है, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हें इस वक्त घर से निकालूं, मगर सुबह होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
तुम इस घर से चली जाना, मैंने तुम्हारे नखरे उठाए। मैं हर बदतमीजी और हर जिद बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं अपनी बीवी की बदकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी रात मेरी बेटी अपने कमरे में अकेली पड़ी रोती तड़पती रही थी, मगर उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। अगली सुबह रोशनी फैलते ही मेरे साबिका दामाद ने मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल खड़ा किया था। वो न जाने किस कदर जहनी दबाव का शिकार थी। मुश्किल से अकेले टैक्सी लेकर घर पहुंची थी और हमारे सामने आते ही रोते रोते बेहोश हो गई थी। मेरी बेटी अपनी माँ को सब बताकर बुरी तरह रो रही थी, जबकि मैं वहीं दरवाजे पर जमकर खड़ा रह गया। मेरी बेटी रोते हुए बार बार कह रही थी, न जाने मुझे किस गुनाह की सजा मिली है, मैंने तो कभी ऐसा गुनाह करने का सोचा भी नहीं। उसके साथ मुखलिस रही। 2 माह मेरे शौहर ने मुझे इतना भी नहीं पहचाना। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मेरे साथ हुई ज्यादती पर मेरा साथ देने की बजाय वो मुझ पर तोहमत लगाकर मुझे ही छोड़ गया। वो रो रही थी और मेरे दिमाग में इस लड़की की चीखी आवाज गूंज रही थी, जिसे मैंने अपने क्लिनिक पर ज्यादती का निशाना बनाया था। वो भी ऐसे ही तड़पते हुए मुझे बद्दुआएं दे रही थी। उसके घर वाले भी ऐसे ही सवाल कर रहे थे। उसके बाप ने भी उस लड़की का यकीन नहीं किया था। इस रोज मैंने नहीं सोचा था, मगर 23 साल बाद मैं पहली बार इस लड़की के बारे में सोचने लगा। न जाने उसके बाप ने उसे माफ किया था या नहीं, या शायद उस पर भी बदकारी का इल्जाम लगाकर उसके घर वालों ने दरबदर कर दिया होगा। जहां भर की टोकरें उसका मुकद्दर बनी होंगी। पता नहीं किसी शख्स ने उसे कबूल किया भी होगा या नहीं। मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी। मैं बेजान सा दरवाजे के पास बैठता चला गया और मुझे अपनी जवानी में सुनाए जाने वाला वो जुमला याद आने लगा, जिस पर मैं दोस्तों के साथ कह के लगाता था, मगर आज ऐसा लगा वो मुझ पर पूरा हो गया था। ज़िना एक कर्ज है जो आप पर लौट कर ज़रूर आता है, और ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी मेरे किए गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी रहती थी। खुद से नफरत महसूस करती थी वो। अपने गुनाह की रोज़ माफ़ी मांगता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि इस गुनाह का भारीपन हमेशा ही कायम रहने वाला है।